दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार जनता पार्टी की सरकार बनते साथ ही जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ इंदिरा गांधी को जेल की सलाखों के पीछे लाने में लग गई थी और जनता पार्टी सरकार ने इंदिरा को आखिरकार जेल में डाल ही दिया। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में पॉलिटिक्स के वे एंगल खुलेंगे जिससे आम आदमी बेखबर है। तो दोस्तों, पर्दे के पीछे की इस कहानी को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। भारत में ऐसा पहली बार हुआ है कि पूर्व प्रधानमंत्री को पहले अदालत फिर उसके बाद जेल जाना पड़ा हो। इंदिरा गांधी का कार्यकाल अच्छे और बुरे कार्यों के लिए जाना जाता है। इंदिरा ने गरीबों के पक्ष में कई काम किए जिससे वे जनता की हीरो रही, परंतु पूंजीपति वर्ग और अपनी पार्टी के अंदर उनको कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। दोस्तों, आज की इस स्टोरी को अच्छे से समझने के लिए इस स्टोरी की शुरुआत करते हैं नेहरू की मृत्यु के बाद से। सन 1964 नेहरू का देहांत हुआ। उस समय प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में जो व्यक्ति थे वे थे मोरारजी भाई देसाई, परंतु उनके अड़ियल स्वभाव के कारण उनकी जगह लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया। 10 जनवरी 1967 को ताशकंद में उनकी मृत्यु हो गई। देश की राजनीति में ये सवाल उठ खड़ा हुआ कि अब अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। इस बार प्रधानमंत्री के दावेदार के तौर पर एक बार फिर से मोरारजी देसाई थे और उनके सामने खड़ी हुई थी इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी, जो कि इंदिरा गांधी के नाम से फेमस है। दोस्तों, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे के कामराज, जिन्हें किंग मेकर भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही लाल बहादुर शास्त्री और बाद में इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनने में अहम भूमिका निभाई थी। दोस्तों, स्वागत है आपका फ्री स्टडी पे। मेरा नाम है सुनील। दोस्तों, अब चलते हैं हम 1971 के चुनाव में। इंदिरा गांधी ने 1971 में नारा दिया, गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी ने अपना लोकसभा चुनाव लड़ा रायबरेली से, जहां उनके विपक्ष में राजनारायण खड़े थे। इंदिरा ने इनको 1 लाख वोटों से हराया था। तो राजनारायण ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक केस दर्ज किया इंदिरा के खिलाफ कि उन्होंने चुनाव में धांधली की है। 1972 में तमिलनाडु को छोड़कर इंदिरा की कांग्रेस सरकार ही सभी राज्यों में थी। राजनारायण के वकील थे शांति भूषण और इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस थे जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा, जो कि उसूलों के पक्के माने जाते थे। राजनारायण ने इंदिरा पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत मुकदमा किया और कहा कि इंदिरा गांधी ने सरकारी अधिकारियों का अपने चुनावी रैलियों में उपयोग किया है। दरअसल इंदिरा के सचिव थे यशपाल कपूर और इन्हीं पर ये आरोप लगाए गए थे, जो कि सही थे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट यह कहता है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी चुनावी प्रचार में उम्मीदवार की मदद नहीं कर सकता है, जबकि यशपाल कपूर ने ऑन ड्यूटी इंदिरा को जिस मंच पे भाषण देना था उस मंच को लगवाने का कार्य यशपाल कपूर ने किया था। तो केस का ग्राउंड यह रखा गया और 18 मार्च 1975 स्वतंत्र भारत में पहली बार किसी प्रधानमंत्री को अदालत में बुलाया गया और इंदिरा गांधी से 5 घंटे तक सवाल जवाब किए गए। अदालत का माहौल बड़ा ही देखने वाला था क्योंकि किसी प्रधानमंत्री का अपने कार्यकाल के दौरान कटघरे में आके खड़ा होना ही देश की राजनीति में भूचाल लाने वाला था। दोस्तों, इस केस के जज जगमोहन लाल सिन्हा को इंदिरा के पक्ष में फैसला देने के लिए रिश्वत दी गई और रिश्वत के तौर पर उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का ऑफर भी दिया गया, परंतु उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया और जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा के खिलाफ फैसला दिया। 23 मई 1975 को जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने अपना फैसला रिजर्व कर लिया और 12 मार्च 1975 को, जो कि इंदिरा के इतिहास का सबसे खराब दिन माना जाता है, उस दिन ये फैसला आया। इंदिरा गांधी का सुबह से ही दिन खराब था कि शुरुआत सुबह सुबह हुई। उनके खास सचिव, जिनका नाम था डीपी धर, उनका देहांत हो गया। वहीं दोपहर तक इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी आ गया, जिसने देश की जनता और इंदिरा को चौंका दिया। हाई कोर्ट के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा से किसी ने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि वे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इतना बड़ा फैसला दे सकते हैं। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी पर 6 वर्ष चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी थी, परंतु सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील करने का अधिकार इंदिरा को दे दिया। 24 जून 1975 सुप्रीम कोर्ट में भी इस फैसले को एक प्रकार थोड़े बहुत चेंज के बाद सही ठहराया गया। कुल मिलाकर इंदिरा का अब चुनाव रद्द माना गया और कहा गया कि प्रधानमंत्री के तौर पर इंदिरा काम कर सकती है, परंतु संसद की कार्रवाई में भाग ले नहीं सकती। फिर दोस्तों, 25 जून 1975 प्रसिद्ध गांधीवादी नेता जयप्रकाश नारायण, जिन्हें हम जेपी के नाम से भी जानते हैं, इनका दिल्ली के रामलीला मैदान में ऐतिहासिक भाषण हुआ, जिसमें जनता और सरकारी अधिकारियों, पुलिस, सेना को सरकार का आदेश जो अनैतिक हो मानने से मना करने का आह्वान किया गया। एक प्रकार से सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन, क्योंकि देश की आर्थिक हालात 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद खस्ता होते जा रहे थे। इंदिरा गांधी ने जेपी के इस स्पीच का फायदा उठाया और इमरजेंसी लगा दी। इमरजेंसी लगाने का आधार ये रखा गया कि जयप्रकाश नारायण ने सभी से अपील की है कि वह सरकार का आदेश ना माने
और इस प्रकार सरकार के आदेश ना मानने से ये एक तरीके से इमरजेंसी की स्थिति होती है। इस आधार पर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी की घोषणा की। 26 जून 1975 को इंदिरा ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी, जबकि 25 जून 1975 रात को ही आपातकाल लगा दिया गया था। अब सभी बड़े विपक्षी नेताओं को मीसा कानून के तहत जेल में बंद कर दिया गया था। इमरजेंसी 19 महीने तक चली और इस बीच इंदिरा गांधी ने तानाशाही की तरह व्यवहार किया। उसने संविधान के साथ बहुत अधिक पैमाने में छेड़छाड़ की, जिससे उसका मूल अर्थों को भी परिवर्तन के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया और विपक्षियों के साथ काफी ज्यादतियां की। खैर 18 जनवरी 1977 को अचानक इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी को समाप्त कर दिया और चुनावों की घोषणा कर दी। इसके बाद दोस्तों जनता का गुस्सा इंदिरा पर पहाड़ की तरह टूटा और मार्च 1977 को के चुनावों में इंदिरा को 154 सीटें तथा उसके विपक्ष में बनी जनता पार्टी की सरकार को 295 सीटें मिली, जो कि बहुमत था। और इस प्रकार पहली बार देश में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ, जो कि जनता पार्टी सरकार थी। इस समय चुनावों में एक प्रसिद्ध कहावत चल पड़ी थी कि सिंहासन खाली करो जनता आती है, और बाद में जनता पार्टी की सरकार बनी। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जनता पार्टी की सरकार के अंदर एक मुख्य नेता थे, उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने ही इंदिरा को जेल पहुंचाने में सबसे अधिक योगदान दिया। और इस नेता का नाम था चौधरी चरण सिंह, जो बाद में देश के प्रधानमंत्री भी बने। तो इसके बाद इस स्टोरी में दो व्यक्तियों के नाम सबसे ज्यादा आएंगे, एक चौधरी चरण सिंह और दूसरा सीबीआई जॉइंट डायरेक्टर एनके सिंह। चौधरी चरण सिंह सभी आदेश एनके सिंह को देंगे, क्योंकि वे सीबीआई ऑफिसर हैं और वे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। मगर यहाँ दोस्तों चौधरी चरण सिंह इंदिरा गांधी से बदला लेने के लिए उतारू हैं। इनके इस बदले की शुरुआत की जड़ इमरजेंसी में पाई जाती है। जब सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया तो उसमें चौधरी चरण सिंह भी थे। उन्होंने 3 अक्टूबर 1977 तिहाड़ जेल में ये कहा था कि एक दिन मैं जब सत्ता में वापस आऊंगा तो इंदिरा को इसी जेल में डालूंगा। तो दोस्तों हम अपनी कहानी पर वापस आते हैं। तो जैसे ही जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई, वैसे ही वो इमरजेंसी का हिसाब लेने में जुट गई। जनता पार्टी ने 8 आयोग बनाए। इनमें सबसे प्रमुख था शाह आयोग। 7 अप्रैल 1977 को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस जेसी शाह की अध्यक्षता में शाह कमीशन का गठन किया गया। एनके सिंह जो सीबीआई जॉइंट डायरेक्टर थे, उन्होंने 3 अक्टूबर 1977 को इंदिरा को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी का कारण इंदिरा को करप्शन बताया गया। आपने अपने चुनाव प्रचार के लिए जीप खरीद में घोटाला किया है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं। इंदिरा को गिरफ्तार किया गया 3 अक्टूबर 1977 को, मगर उनको गिरफ्तार करने का प्लान 1 अक्टूबर 1977 को था। मगर चरण सिंह की पत्नी ने कहा कि शनिवार का दिन इस काम के लिए शुभ नहीं है, और अगला दिन जो कि 2 अक्टूबर था, तो उस दिन गांधी जयंती थी। इसलिए इंदिरा को 3 अक्टूबर 1977 को गिरफ्तार किया गया और इंदिरा को 17 घंटे के लिए जेल में रखा गया। इस प्रकार 3 अक्टूबर 1977 को इंदिरा गांधी को सबसे पहली बार जेल में जाना पड़ा। और इसी के साथ ही इस पर प्रणब मुखर्जी ने टिप्पणी की कि जिस इंदिरा गांधी ने जनता पार्टी के नेताओं को 19 महीने तक जेल में रखा, उसको जनता पार्टी सरकार 19 घंटे भी जेल में नहीं रख पाई। 4 अक्टूबर 1977 इंदिरा कोर्ट में हाजिर हुई, मगर कोर्ट ने यह कहकर इंदिरा को छोड़ दिया कि इंदिरा के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। बाद में एनके सिंह जो कि सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर थे, उन्होंने बताया सबूत तो थे मगर वे कोर्ट में दिखाई नहीं जा सकते थे। यहाँ एक कोर्ट की कार्रवाई हुई थी कि दूसरी तरफ शाह कमीशन भी एक बार फिर इंदिरा को कोर्ट में पेश होने के लिए कह रहा था, मगर इंदिरा शाह कमीशन को बायकॉट कर रही थी। शाह कमीशन की कार्रवाई पटियाला हाउस कोर्ट में हो रही थी। कोर्ट के अंदर और बाहर जनता तथा समर्थकों का हुजूम रहता था। कोर्ट के अंदर का दृश्य किसी हिंदी फिल्म की तरह था। बात बात पर तालियां बजती तो कभी गाली गलौज भी हो जाती थी। संजय के आने पर कोर्ट का माहौल ही खराब हो जाता था, क्योंकि संजय का 5 सूत्रीय कार्यक्रम बहुत विवादित था। इंदिरा के साथ के सहयोगी जो इमरजेंसी के दौरान इंदिरा के साथ थे, उन्होंने कोर्ट में इमरजेंसी की पूरी जिम्मेदारी इंदिरा पर ही थोप दी और इस प्रकार कोर्ट के अंदर इंदिरा गांधी सिर्फ इकलौती इमरजेंसी की गुनहगार बनकर खड़ी रह गई। इधर जस्टिस था बार बार इंदिरा गांधी को कोर्ट में आने के लिए कह रहे थे, मगर इंदिरा गांधी बार बार कोर्ट का बॉयकॉट करे जा रही थी। तो बार बार बॉयकॉट किए जाने की वजह से जस्टिस शाह ने अंत में इंदिरा के खिलाफ समन जारी कर दिया कि इंदिरा को 9 जनवरी 1978 को पेश होना जरूरी है। फिर इसके बाद इंदिरा कोर्ट में गई,
मगर किसी भी प्रकार का बयान देने से इनकार कर दिया। इंदिरा ने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के टाइम जो उन्होंने गोपनीयता की शपथ ली थी उसको वह तोड़ नहीं सकती और इसी आधार पर वह कोर्ट में गवाही नहीं देंगी। जस्टिस शाह ने इंदिरा को कहा, जवाब न देने पर मजिस्ट्रेट की अदालत में आपके खिलाफ शिकायत दर्ज की जाती है। इस प्रकार एक नया मुकदमा इंदिरा के खिलाफ हुआ। इन तमाम परेशानियों के बवंडर से निकलने का समय तब आया जब बेलछी नाम के गांव में दलितों का सामूहिक नरसंहार किया गया था। भारी बारिश के चलते नदी में बाढ़ आई हुई थी, मगर इंदिरा की बेलछी के उस गांव में पहुंचने की जिद के आगे ये बाढ़ भी निष्प्रभावी रहा। आखिर में दृढ़ निश्चय के साथ हिम्मत न हारते हुए हाथी पर बैठकर इंदिरा ने उस नदी को पार किया। वे दलितों से मिली, लोगों को इंदिरा के साथ सहानुभूति थी। इससे इंदिरा की मॉरल पावर बढ़ी और ये घटना इंदिरा के जीवन में टर्निंग पॉइंट बनी। इस घटना के बाद इंदिरा गांधी के अंदर एक प्रकार से आत्मविश्वास आया और जनता के लिए इंदिरा गांधी हीरो की तरह नजर आई। और इसी घटना के बाद चरण सिंह ने इंदिरा को गिरफ्तार करने के लिए अपनी पूरी पावर लगा दी। वे इंदिरा पर चल रहे सभी केसों की सुनवाई जल्द से जल्द करवाना चाहते थे और इसके बाद से ही वह इंदिरा को जल्द से जल्द जेल पहुंचाने में लग गए ताकि इंदिरा गांधी कम बैक ना कर सके। गांधी के फैसले को जल्द से जल्द निपटाने के लिए विशेष अदालत का निर्माण भी करने वाले थे। इसी बीच जनता पार्टी की सरकार, जो गठबंधन की सरकार थी, वह शुरू से आंतरिक कलेश से गुजर रही थी, मगर इस समय तक पार्टी टूटने के कगार पर आ पहुंची थी। खैर 20 फरवरी 1978 शाह कमीशन की कार्रवाई पूरी हो चुकी थी। फरवरी 1978 कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के चुनाव में इंदिरा की जीत हुई। कर्नाटक विधानसभा से उपचुनाव जीतकर इंदिरा की जीत हुई। कर्नाटक विधानसभा उपचुनाव जीतकर इंदिरा ने संसद की सदस्यता ग्रहण की, मगर संसद की प्रिविलेज कमेटी ने वे रिपोर्ट सदन में रख दी जिसमें इंदिरा को दोषी पाया गया था कि प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा ने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया है। संजय गांधी की मारुति घोटाले की जो अफसर जांच में जुटे हैं, उनको परेशान करने, उनको डराने और धमकाने का आरोप इंदिरा गांधी पे लगाया गया। ये प्रस्ताव जब संसद में रखा गया तो इस मामले के आधार पर जनता पार्टी सरकार ने इंदिरा के खिलाफ संसद सदस्यता खत्म करने और उनको जेल भेजने के लिए प्रस्ताव पारित कराया। ये प्रस्ताव को पास किया गया और इसी के साथ अब वो घटना चालू होगी जिस घटना ने इंदिरा गांधी को जेल में डाला। तो दोस्तों, अब इंदिरा का वह समय आ गया जब इंदिरा को दिल्ली के तिहाड़ जेल में 1 हफ्ते के लिए जाना पड़ा। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी प्रधानमंत्री को जेल जाना पड़ा हो। दोस्तों, इसी बीच शाह कमीशन की रिपोर्ट भी आ गई थी जिसमें इंदिरा को दोषी ठहराया गया और कहा कि इंदिरा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार जनता पार्टी की सरकार ने इंदिरा गांधी को आखिरकार जेल में डाल ही दिया। खैर 1 हफ्ते के लिए ही सही, मगर किसी प्रधानमंत्री का जेल में जाना अपने आप में न्याय व्यवस्था की मजबूती को दर्शाती है। खैर उसके बाद इंदिरा गांधी को ज्यादा समय के लिए तो जेल में नहीं रख पाए, मगर इसके कुछ साल बाद ही इंदिरा गांधी की वापसी हुई और इंदिरा गांधी आप देखेंगे कि 1984 तक, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती, वो फिर से प्रधानमंत्री के तौर पर रही और जो गलतियां उन्होंने पहले की थी वो उन्होंने नहीं दोहराई और फिर से आम आदमी के लिए उन्होंने कई सारे अच्छे कार्य किए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ें। धन्यवाद।